हेलो। हेलो बच्चों। क्या आवाज आ रही है बच्चों मेरी आप सभी को? गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी बच्चे? ओके, फटाफट से सेटल हो जाइए सब। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। राधे राधे। वेरी गुड आफ्टरनून। राधे 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 राधे, वेरी गुड आफ्टरनून। हम्म। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, एंड अ वार्म वेलकम। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब बच्चों? ऑल गुड? तो ये बच्चों लंच ब्रेक के बाद वाली क्लास है ना, आपकी लास्ट क्लास है ना आज? लंच हो गया? प्रॉपर लंच हो गया है? ठीक है, ठीक। लंच टेस्टी था? पीडब्ल्यू की तरफ से मिल रहा था क्या लंच? घर से लाए थे? हाँ तो बढ़िया हो गया लंच। 10 रोटी 5 किलो चावल, बढ़िया हो गया है, सेट है सब। चल। अरे झूठे हो तुम लोग, 10 रोटी खा के ओनली सैलेड है? सच में? बच्चों तुम लोग लंच, पोस्ट लंच में आज तुम लोग का पहली बार सेशन ले रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि तुम लोग जो है ज्यादा खाना वाना बहुत एकदम दबा नहीं दिए होगे। ठीक है, हिसाब से खाते हो ना लंच में, कि आज ऐसा तो नहीं करते हो कि बस आज ही का जीवन है, कल हो ना हो, निपटा दो आज। आराम से खाया करो। ठीक है, 1-2 रोटी हल्का सा चावल। अगर डाइट पे हो। क्योंकि खा, खाने के बाद ज्यादा खा लोगे ना, लिमिट से ज्यादा, तो फिर नींद आएगी। ठीक है, और फिजिक्स की क्लास है, मुझे तो आज डर लग रहा है। और तुम सबके कैमरे में चेहरे दिख रहे हैं भैया, कोई सोता हुआ दिखेगा तो मैं बताऊं, बता दूंगा। खाना खा के भी तो कम खाया करो ना। 10 रोटी 5 किलो चावल की जगह 1 रोटी और 100 ग्राम चावल कर लो। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अरे वाह, अरे वाह। चलो। तो बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था, कोई बताएगा क्या मुझे एक बार? अच्छा अच्छा। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस सारी खत्म हो गई थी तो बच्चों। हाँ। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में मैंने आपको जो है तीन तीन चीजें बताई होंगी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में। कौन कौन सी तीन चीजें थी बच्चों, एक बार कंफर्म करोगे क्या? पहला तो यूनिट कन्वर्जन था। और होमोजेनिटी। ठीक है, थर्ड वाला था रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, है ना? हाँ बोलिए बेटा। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन, होमोजेनिटी और रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये बच्चों। हाँ बोलिए बोलिए कुछ। बोलिए बेटा। चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है बच्चे, बिल्कुल है। क्यों संदेह हो गया आपको इसमें? मतलब क्यों डाउट आ गया? चार्ज बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में ना ये कवर कर लिया था। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन कर लिया था, है ना? और होमोजेनिटी कवर कर लिया था।
ठीक है, और रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज कवर कर ली थी। बोलिए बच्चे, वेलोसिटी डेराइव्ड है बच्चों या फंडामेंटल है? बोलिए। डेराइव्ड है, 7 फंडामेंटल है, बाकी सारी डेराइव्ड है। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं वो मिसप्रिंट हो गया होगा, वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है बेटा। हाँ बोलिए। हाँ, अच्छा अच्छा। हम्म, हम्म, ठीक है ठीक है, रिक्वेस्ट है ये, ठीक है यही कर लिया करेंगे। जब एक्सप्लेनेशन बच्चों खत्म हो तब आप अपने डाउट पूछ लेना। और किसी को जैसे पढ़ाते वक्त डाउट आ जाए कि जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं और आपको डाउट आ गया कि सर ये क्या है, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए आप होल्ड कर लो, या तो अपने नोट्स में जहां पे लिख रहा हूं वहां पे लिख लो कि भाई ये पूछना है सर से। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो खत्म होते होते ही डाउट क्लियर हो जाता है। जो आप पूछना चाहते हो सकता है मैं बाद में बता ही दूं। और अगर नहीं पता चलता है और आपको डाउट रह जाता है, तो जैसे ही मैं खत्म करके आपको चांस दूं कि लिख लो या डिस्कशन हो रहा हो, तो फिर आप पूछ लेना। ठीक है, चलो तो बच्चों ये डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस थे। ठीक है, ये डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन थे, ये 3 हम लोगों ने कर लिए थे। आज की क्लास में बच्चों कुछ और मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा डायमेंशनल एनालिसिस से ही रिलेटेड। ठीक है, जो कि और आपको मदद करेंगी कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्या है सर? तो बच्चों मैं आज आपको थोड़ा सा डायमेंशनल एनालिसिस के ड्रॉबैक्स बताऊंगा, और टुवर्ड्स द एंड अगर हमारे पास समय बचता है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करते हैं किसी मेजरमेंट में, वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं बच्चों। देखो, डायमेंशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ये कैसे निकालते हैं थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो बच्चों, कोई आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई जानते हो क्या? घबराओ नहीं, कोई अगर किसी को पता हो सही गलत की फिक्र। वेरी वेरी गुड। ट्रिग हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हो गए? साइन, कॉस, टैन, कॉट। ठीक है, तो मतलब साइन कॉस टैन और इनके इनवर्स। ठीक है, फिर इनके हायर पावर्स भी बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है, उसमें जो क्वांटिटी लिखी रहेगी वो भी डायमेंशनलेस होगी, और जो आउटपुट होगा वो भी डायमेंशनलेस होगा। कहने का क्या मतलब है बच्चों, जैसे मैं लिख दूं साइन के अंदर कोई चीज लिख दूं, ठीक है, साइन के ब्रैकेट के अंदर कोई चीज लिखी है, तो साइन के ब्रैकेट में जो चीज लिखी है ना वो डायमेंशनलेस है। साइन के ब्रैकेट में कोई चीज लिखी है बेटा तो डायमेंशनलेस है। ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि बच्चों आप साइन के ब्रैकेट में क्या लिखते हो? एंगल लिखते हो ना। और आपको पता होगा शायद कि एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। आप जानते हो क्या बच्चों ये, कि एंगल के पास डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, तो लेंथ अपॉन लेंथ होता है, तो वो कैंसिल हो जाता है, तो एंगल डायमेंशनलेस है। तो साइन के अंदर जो भी चीज लिखोगे वो भी डायमेंशनलेस है, और जो इसको इससे आंसर आएगा वो भी डायमेंशनलेस है। जैसे मैं समझाता हूं एग्जांपल, जैसे मान लो साइन 30 डिग्री लिखा, तो बच्चों ये तो चूंकि एंगल है, तो एंगल के कोई डायमेंशन तो होते नहीं है। अब साइन 30 को सॉल्व करोगे, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/2। तो साइन 30 को सॉल्व करने के बाद 1/2 आया, 1/2 खुद एक नंबर है, तो नंबर के तो वैसे भी डायमेंशन नहीं होते। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसके अंदर जो लिखा रहेगा वो भी डायमेंशनलेस रहेगा, और जो उसका आउटपुट होगा वो भी डायमेंशनलेस रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन, कॉस, हाँ, आवाज म्यूट हो गई। एक एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों, हाँ बस मुझे एक सेकंड दे दो।
आ रही है बच्चों आवाज अभी? ठीक है, हो गया होगा यार, कुछ टेक्निकल इशू हो गया होगा। खैर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने कौन कौन से बताया आपको? साइन, कॉस, टेन और उनका उल्टा। साइन, कॉस, टेन और इनके उल्टे, मतलब कॉसेक, सेक, कॉट। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनका उल्टा, साइन, कॉस, टेन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, और इनके उल्टे कॉसेक, सेक और कॉट। इनके अंदर जो भी बच्चों क्वांटिटी जाएगी ना, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, और इनकी इनसे जो वैल्यू बन के आएगी उनका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है अभी ये चीज आपको समझ नहीं आ रही हो, मैं एक एग्जांपल लूंगा तो और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसी की तरह बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल जानते हो क्या बेटा, क्या होता है एक्सपोनेंशियल? कोई जानता हो बच्चे? पावर बेस्ड होते हैं, वेरी गुड। जैसे बच्चों e के पावर x है ना, तो e के पावर में जो क्वांटिटी लिखी होगी, e के पावर में जो कुछ लिखा होगा, ठीक है, e के पावर में जो कुछ लिखा रहेगा ये डायमेंशन लेस रहेगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। e के पावर में जो लिखा रहेगा उसको कोई डायमेंशन नहीं होगा, और e के पावर से जो आंसर आएगा इसके पास भी कोई डायमेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो e के पावर में लिखा है उसके पास डायमेंशन नहीं है, और इसका जो आंसर आएगा उसके पास भी कोई डायमेंशन नहीं रहेगी। क्या मतलब है? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं। लास्ट में बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं? जो बच्चों लॉग बेस 10, लॉग बेस ई, ऐसे लॉग वाले जो फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे बच्चों? ऐसा लिखा रहता है लॉग और ब्रैकेट में कुछ लिखा रहेगा, या कई बार ऐसा लिख देते हैं ln ब्रैकेट में कुछ लिखा रहेगा। तो लॉग के ब्रैकेट में या ln के ब्रैकेट में, लॉग के ब्रैकेट में बच्चों या ln के ब्रैकेट में, आप यहां कुछ भी लिखोगे ना उसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे, नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, और इनका जो आंसर आएगा वो भी डायमेंशनलेस रहेगा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, इनका इनके ब्रैकेट में जो लिखा रहेगा उसके पास भी कोई डायमेंशन नहीं है, और इनका जो आउटपुट आएगा उनके भी कोई डायमेंशन नहीं होते। मैं एक एक करके तीनों का एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। सबसे पहले बच्चों में एक ट्रिग, हाँ बोलिए। लॉग और ln सेम चीज होती है, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ln लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि बेस, जैसे तुम्हें लॉग का यहाँ पे बेस होता है, तो अगर लॉग बेस ई है, ठीक है, लॉग बेस ई है तो उसको ln लिख देते हैं, और अगर लॉग बेस 10 है तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं। तो लॉग लिखा हो या ln लिखा हो तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है। ln का हमेशा बेस 10 होता है, लॉग लिख रहे हैं तो यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है, ई हो सकता है, 10 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। बोलिए। हाँ हाँ, लॉग के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं ना बेटा, आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, नेचुरल लॉग है। नहीं नहीं, नेचुरल मतलब लॉग बेस ई, और इसमें कुछ भी बेस लिख सकते हो, ई लिखना या 10 लिखना यही जरूरी नहीं है, लॉग का बेस कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए केवल ई होगा या 10 होगा ऐसा जरूरी नहीं है। नेचुरल लॉग उसको बोलते हैं जिसका लॉग में बेस ई होता है, ठीक है, वो नेचुरल लॉग होता है, उसको ln से लिखते हैं। खैर, आप लोग को लॉग में बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, आपकी कोई इसमें काम की चीज नहीं है। इसमें आपको यह समझना है कि लॉग के फंक्शन, लॉग के अंदर कुछ लिखा हो या लॉग की जगह ln लिखा होगा कुछ सवालों में, तो ln के अंदर कुछ लिखा हो तो आपको यह समझना है कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा जो चीजें अंदर लिखी होंगी। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं, उससे और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी चीजें। बोलिए बेटा।
हाँ ये समझा रहा हूं, देखिए जैसे मान लो मैं ऐसा लिख दूं y बराबर a साइन के टी, ऐसा लिख दिया मैंने, कुछ बना दिया ऐसा, y बराबर a साइन के टी, और मैंने आपको बोल दिया कि y डिस्प्लेसमेंट है मैंने आपको बोल दिया कि y इज डिस्प्लेसमेंट। y बच्चे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और साइन ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है के टी, ठीक है। तो जो साइन के अंदर बच्चों ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना के टी, मैंने आपको बताया कि जो साइन के अंदर जाएगा, देखो साइन कॉस टेन, इनके अंदर जो लिखा होगा, इनके अंदर जो लिखा होगा उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है। तो देखो साइन ब्रैकेट के अंदर लिखा है केटी, अब बच्चों केटी का कोई डायमेंशन नहीं है, यहां पे मैं केटी लिख दूं या कुछ भी आप लिख दो, एटी लिख दो, या ए तो हम लोग यूज कर लिया है, पीटी लिख देता हूं, ठीक है। और हमसे पूछ दिया गया है डायमेंशंस ऑफ बी बताना है, डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, हमें दोनों के डायमेंशन बताने, ए के भी और बी के भी। तो कॉन्सेप्ट क्या बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखा होगा उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो बच्चों बी टी मतलब बी इंटू टी, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन, ठीक है। और टी बच्चों क्या होता है, टी होता है टाइम, ये आपको बताया जाएगा सवाल में, क्योंकि मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो ये टी है तुम्हारा टाइम, तो बी इंटू टी, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं, तो बी के डायमेंशन क्या होंगे, कुछ नहीं लिखा है ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाई टी, तो बी का डायमेंशन क्या आ जाएगा बताओ बेटा, टी माइनस वन। आई बात समझ में? तो जो भी यहां पे लिखा रहेगा उसके डायमेंशन कुछ नहीं रहेंगे, ठीक है। बीटी, तो बीटी का कोई भी डायमेंशन नहीं है, क्लियर। और देखो अब इसको सॉल्व करने के बाद देखो ये जो चीज है ना, तो मैंने आपको बताया कि जो ब्रैकेट में लिखा रहेगा वो भी डायमेंशनलेस है, और इससे जो वैल्यू निकल के आएगी उसके पास भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये पूरी चीज के पास भी कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये लिखा हुआ है y बराबर a इंटू बगल में जो क्वांटिटी लिखी हुई है साइन समथिंग, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, y बराबर a इंटू ये ब्रैकेट में जो कुछ लिखा हुआ है इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो जो डायमेंशन y के होंगे क्या बेटा वही डायमेंशन a के हो जाएंगे, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो अगर y डिस्प्लेसमेंट है तो a क्या हो जाएगा बोलो, तो a के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, a के डायमेंशन l ही होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा, जो साइन के अंदर लिखा होगा वो भी डायमेंशनलेस है, जो साइन के ये पूरी चीज जो साइन मतलब साइन को सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आएगी ना, ये पूरी वैल्यू भी डायमेंशनलेस है, तो जो साइन के अंदर है वो भी डायमेंशनलेस है, और ये पूरी चीज भी डायमेंशनलेस होगी, ठीक है। एक और सवाल देखो, एक एक्सपोनेंशियल का ले लेता हूं, जैसे मान लो मैं ऐसा लिख दूं बच्चों, x बराबर a e के पावर माइनस t बाई टी, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। x बराबर, और बता दिया गया आपको कि x का मतलब हो गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और c x हो गया डिस्प्लेसमेंट, t है यहाँ पर टाइम, ये भी बता दिया गया आपको। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, ये पूरी चीज डायमेंशनलेस है ना, ये इसके तो डायमेंशन होंगे, इसके भी डायमेंशन होंगे, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डायमेंशन नहीं होगा। तो टाइम का डायमेंशन t, इसका t माइनस वन, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डायमेंशनलेस हो जाएगा। जो चीज लिखा तो है बेटा डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन के बराबर, क्यों रखेंगे b, ये डायमेंशनलेस है ना, ये b के डायमेंशन लेंथ के बराबर क्यों रख देंगे, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो देखो इसको लिख दिया डायमेंशनलेस, तो चूंकि अगर b के डायमेंशन निकालने हैं ना,
तो ये डायमेंशनलेस है, ये टाइम है, तो ये डायमेंशनलेस है, ये इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, t-1 बन जाएगा, तो b के डायमेंशन t-1 हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा, ये पूरी चीज, इस पूरी चीज का जो रिजल्ट आएगा वो भी डायमेंशनलेस है। ठीक है, ये पूरी चीज भी डायमेंशनलेस है, तो इसका मतलब इन दोनों के डायमेंशन बराबर होंगे, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है। तो साइन के अंदर जो लिखा होगा वो भी डायमेंशनलेस, और ये पूरी चीज जो है साइन, ये पूरी चीज ये भी डायमेंशनलेस होगी। ठीक है, एक बार और सॉल्व करते हैं इसकी मदद से, और समझने की कोशिश करते हैं। देखो बताओ बच्चों, c बाई टी, ये जो चीज लिखी हुई है, इसके डायमेंशन क्या होंगे c बाई टी, इस पूरी चीज के? तो क्या बेटा इसको ऐसे लिख देना चाहिए, सही है ना? और t के डायमेंशन क्या होते हैं बोलो? कैपिटल टी। तो c के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर, सही है ना? बोलो। ठीक है, तो c के डायमेंशन t हो गए। अब बच्चों ये एक चीज देखना, ये पूरी चीज ये क्या है, ये भी डायमेंशनलेस होगी। तो अगर इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे? सेम। तो बताओ बेटा a के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेसमेंट। यस सर, बताइए। पावर में कुछ भी रहेगा वो डायमेंशनलेस है। बोलो बच्चों, समझ में आया है? एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं ऐसा लिख दूं, टाइम t बराबर, टाइम t बराबर a log, लॉग के अंदर कुछ भी अब बेस पे नहीं डिपेंड करेगा बच्चों, बेस में 10 ले लूं, e ले लूं, ठीक है, उसका मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस है, बट हमारे सवाल में डायमेंशन निकालने में कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो मैं लिख दूं a log, और लिख दूं मैं लिख देता हूं c इंटू वाई, और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे t जो है वो टाइम है, और बता दिया कि y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब बताओ बच्चों, जो लॉग के अंदर ये चीज लिखी हुई है, इसके डायमेंशंस क्या होंगे लॉग के अंदर जो लिखा हुआ है? तो c बराबर बच्चों ऐसा लिख देंगे, सही है, और y के डायमेंशन क्या है बताओ बेटा? l। तो ये डायमेंशनलेस है, तो c के डायमेंशन क्या हो जाएंगे बताओ बेटा? l-1, सही है ना? अब इसके डायमेंशन बताओ क्या होंगे? डायमेंशनलेस, तो a के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? a के डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के बराबर हो जाएंगे। तो अब आपको शायद ये स्टेटमेंट्स आपको सेंस कर रहे होंगे कि जो मैं बार बार कह रहा था ना कि इसके अंदर जो जाएगा वो भी डायमेंशनलेस, इसका जो रिजल्ट होगा वो भी डायमेंशनलेस, ऐसे ही इसमें जो जाएगा वो डायमेंशनलेस, इसका जो रिजल्ट होगा वो भी डायमेंशनलेस, इन ब्रैकेट्स में जो जाएगा वो भी डायमेंशनलेस, इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी डायमेंशनलेस। अब इस चीज का मतलब समझ में आ रहा है क्या बच्चों आपको? चलो नोट कर लो इस चीज को, और फिर मैं अगली स्लाइड दिखाता हूं, फिर एग्जांपल नोट कर लेना। हाँ हाँ, ये लिख लो फिर करते हैं। ये हो गया बच्चों, सबका हो गया? हम्म, ठीक। हाँ हाँ। हम्म, आता हूँ बच्चे, बताता हूँ। ये नोट कर ले बच्चे, फिर आते हैं उसमें। पूछिए। हम्म, हाँ 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 हाँ। हाँ यार, उसका
इसीलिए मैंने अभी होमवर्क दिया नहीं था, मैं भी देख रहा था। तो ये जो आज की क्लास के बाद मैं कुछ बता दूंगा आपको, शायद 1 डीपीपी शायद हो जाएगी, है ना? हाँ, बोलिए। अच्छा, मॉड्यूल्स में काफी सारे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। तो मॉड्यूल्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो फिर। मॉड्यूल्स आपको एक्सेस हो गया, सबके पास है मॉड्यूल्स का एक्सेस? हाँ, तो आप मॉड्यूल से अटेम्प्ट कर सकते हो बच्चे। मेरे पास अभी सॉफ्ट कॉपी एक्चुअली आई नहीं है, इस वजह से मैं प्रॉपरली नहीं होमवर्क कर पा रहा हूँ। डीपीपी आई है, लेकिन मैंने डीपीपी देखा था तो उसमें थोड़ा सा जम्बल थे क्वेश्चन। तो मॉड्यूल जैसे वो बता रहे हैं कि मॉड्यूल से काफी सारे सवाल हो जाएंगे, तो आप मॉड्यूल से अटेम्प्ट करना शुरू कर दो बच्चों, है ना? ये देखिए। हाँ, अब इसमें किस कुछ कुछ डाउट पूछ रहे थे बेटा, पूछिए क्या डाउट है इसमें, जो भी डाउट पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ। हम्म। अरे बेटा राजा भैया, ये चीज डायमेंशनलेस है। ये पूरी चीज एज अ प्रोडक्ट डायमेंशनलेस है, ये पूरी चीज। बी इंडिविजुअल डायमेंशनलेस नहीं है, अंतर है उसमें। बीटी डायमेंशनलेस है, केवल बी के डायमेंशन होंगे, बीटी डायमेंशनलेस है। जो उसके अंदर पूरी चीज लिखी हुई है वो एज अ डायमेंशन। ऐसा नहीं कि जो जो लिखा है वो सब इंडिविजुअल डायमेंशनलेस है, ऐसा नहीं है। जो लिखी हुई है चीज वो पूरी डायमेंशनलेस है। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा है तुमको? बच्चों लिख लेना तो बताना, फिर सवाल कराने इस पे। ओके ओके। हम्म, लिखिए लिखिए। हो गया? कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है? बच्चों हाथ उठाइए एक बार, कितने लोगों ने लिख लिया इसको? जो जो लिख रहे हैं बच्चों थोड़ा जल्दी कर लीजिए। हाँ, जल्दी लिखिए। हम्म। चलिए, तो बच्चों एक सवाल आप सभी के लिए। अल्फा बराबर अल्फा बराबर एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। हाँ, ठीक है ठीक है, लास्ट में पूछ लीजिएगा, बच्चे बता देंगे, ठीक है। ये देखिए, अल्फा बराबर एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी, फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा बीटा, वी वेलोसिटी, एफ फोर्स है, टी टाइम है। तो बच्चों रुको, सॉल्व करने से पहले एक सेकंड सुन लो। ये जो साइन के अंदर लिखा हुआ है ना बच्चे, ये डायमेंशनलेस होगा। अ, क्या हो गया, नहीं लिख पाए क्या? अच्छा रुक जाओ, इस ये ठीक है ठीक है, ये सवाल कर लेते हैं, फिर मैं वो स्लाइड लगा दूंगा, ठीक है। ठीक है ठीक है, ये सवाल देखिए अभी, अब सब भूल जाओ, जो सीखा है उसको अब अप्लाई करना है, ठीक है। अब दिमाग का खेल है, कुछ छापना तो छाप लेना, फिर से अपन देख लेंगे उसको। ये थोड़ा दिमाग वाला चीज है, इसको सॉल्व करो। हो गया? आंसर नहीं बताना, आंसर नहीं बताना, सबको कर लेने दो। क्वेश्चन है बच्चों, अल्फा बराबर एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा डी, डायमेंशन बताने अल्फा और बीटा के। सारी चीजें बता दी तुमको, वी वेलोसिटी है, एफ फोर्स है, टी टाइम है। तो बच्चों सबसे पहले आप बीटा के डायमेंशन निकाल लो, ठीक है, वो आसान होगा। फिर अल्फा के निकाल लेना। ठीक है, गुड। हाँ हाँ, समय लीजिए, आराम से आराम से। गुड गुड। हम्म। ठीक है बच्चों, अगर कोई सवाल तुम लोग को ऐसा है कि पहले देखा हुआ है, तब भी आप उसको सॉल्व करें पूरा, है ना, एंड टू एंड पूरा सॉल्व करें, जो हम लोगों ने सीखा उसको अप्लाई करें।
रुक जाओ बेटा, ये सॉल्व लिख लो, फिर उसके बाद देख लेना बैकस्लाइड। इस सवाल को कर लीजिए बच्चों, फिर उसके बाद बैकस्लाइड जिनका रह गया लिखने के लिए मैं दिखा दूंगा। गुड, बोलिए। ओनली ई की पावर आएगी मतलब कुछ भी आ सकता है, ए के पावर भी आ सकता है, कोई कांस्टेंट के पावर आ सकता है। बी मतलब वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट की पावर कुछ भी आ सकता है, 2 3 4 ऐसा लिखा हो उसके पावर। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठाइए। बीटा के डायमेंशन कितने बच्चों के आगे? अरे वाह, गुड, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पे बच्चों, ये जो साइन के अंदर लिखा हुआ है ये डायमेंशनलेस है। अगर ये डायमेंशनलेस है बच्चों तो हम लोग लिख सकते हैं बीटा इंटू टी, कोई डायमेंशन नहीं है, तो बीटा बराबर हो जाएगा कोई डायमेंशन नहीं डिवाइडेड बाई टी। टी के डायमेंशन ये बन जाएगा बच्चों टी के पावर -1, तो बीटा के डायमेंशन टी के पावर -1 आएंगे। कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था, एक बार हाथ उठाओ। बीटा बराबर टी -1, वेरी गुड। अब दूसरा सॉल्व करो और अल्फा के डायमेंशन निकाल के बताओ, हो गया क्या अल्फा भी? कितने बच्चों ने कर लिया है? कितने बच्चों ने कर लिया बेटा? कितने बच्चों ने कर लिया, हाथ उठाइए। अल्फा, अच्छा ठीक है, गुड। तो अल्फा के लिए बच्चों अब आप कैसे सोचोगे, क्या सोचोगे बच्चों अल्फा के लिए? बोलो कैसे सॉल्व किया जाए अल्फा? हाँ, इसका कुछ डायमेंशन होगा क्या, इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये डायमेंशनलेस है, तो अल्फा बराबर एफ अपॉन वी स्क्वायर, यही बनेगा। फोर्स के डायमेंशन कितने होते हैं बेटा? एम एल टी -2 और वेलोसिटी के एल टी -1, यही बन जाएगा ना। तो यहां से देखो एक एल से एक एल कैंसिल कर देंगे, क्या बनेगा देखो एम एल -1, और ये भी कैंसिल हो जाएगा क्या बेटा? एम एल -1 आ जाएगा। कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था? कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था? वेरी गुड, गुड गुड गुड। जिन लोगों को अभी भी पिछले वाली स्लाइड से कुछ नोट करना बाकी रह गया, फटाफट नोट करो, फिर अगला सवाल करें। जिनका बाकी रह गया है नोट कर लो फटाफट, फिर अगला सवाल करेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। एफ बराबर अल्फा बराबर एफ बाई वी स्क्वायर था, हाँ। तो जिसके पावर होगी मतलब नहीं समझे? जैसे हाँ, ये v वेलोसिटी ये गिवन है ना, v वेलोसिटी गिवन है, v कोई नंबर थोड़ी है। ठीक है, अगला सवाल। हाँ बोलिए। वो वेरिएबल होता फिर हमें पता ही नहीं चलता कि v क्या है, नहीं कर पाते फिर। बच्चों कंप्लीट कर लो, आंसर मत बताना। ठीक है, कंप्लीट कर लो, आंसर मत बताना। ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, हाथ उठाइए। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, हाथ उठाइए। गुड। देखो बच्चों सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे पता हुआ है कि टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय p बराबर p नॉट e रेज टू पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। अच्छा बच्चों x e एक्स पी लिखा रहे या ऐसा लिखा रहे e के पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम रहता है बेटा। ऐसा e एक्स पी लिखा रहे या e के पावर लिखा रहे, दोनों का मतलब सेम रहता है।
where alpha is a constant and t is time, the constant alpha. तो हमें अल्फा के डायमेंशन बताने हैं, तो बेटा क्या लिखना चाहिए बताओ, कहां से शुरुआत करें, कैसे क्या करें, बोलिए। ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या होगा, डायमेंशन लेस डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो अल्फा बराबर t-2, ठीक है। तो अल्फा के डायमेंशन हो जाएंगे t-2। कितने बच्चों का सही था, हाथ उठाइए। कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था, हाथ उठाइए। गुड। जिनका गड़बड़ था बच्चों, समझ में आ रहा है कि आप सभी को? अगर मैं इसी को बच्चों बोल देता कि चलो P प्रेशर है, अगर मैं आपको बोल देता कि P प्रेशर है, तो P नॉट क्या होता फिर? अगर P प्रेशर होता तो P नॉट क्या होता बेटा? वो भी प्रेशर ही होता। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ये क्या है, डायमेंशनलेस है। एब्सोल्युटली, वेरी गुड। आखिरी सवाल बच्चों इस सेगमेंट का, जिनका हो जाए आंसर नहीं बताना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, हाथ उठाइए। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, हाथ उठाइए। ठीक है, बाकी लोग बच्चों कंप्लीट कर लो जल्दी से, थोड़ी देर और वेट करेंगे। ठीक है, बोलिए बच्चे, बोलिए। एक्स के बारे में नहीं पता, वैसे एक्स की जरूरत पड़ेगी नहीं बेटा आपको, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, पर जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ठीक है, चलो मैं समझाता हूं बच्चों, ध्यान से देखो। y तो a को आप बच्चों y बराबर अगर मैं लिखना चाहूं तो ये y बराबर a साइन, ठीक है। ओमेगा को अंदर भेज देते हैं बच्चों, तो ये बन जाएगा ओमेगा बाई v टाइम्स x माइनस ओमेगा k, ठीक है। अब बच्चों ये पूरी जो ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी हुई है, इसके डायमेंशन क्या होंगे, डायमेंशनलेस, बिल्कुल सही बात है, इसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे। अब अगर इसके कोई डायमेंशन नहीं है इस पूरी चीज के, तो इसका मतलब बच्चों इसके भी कोई डायमेंशन नहीं होंगे और इसके भी कोई डायमेंशन नहीं होंगे, क्योंकि अगर दो चीजें घट रही हैं और उनके घटने से कुछ डायमेंशनलेस मिल रहा है, इसका मतलब जो चीजें घट रही हैं उनके पास भी कोई डायमेंशन नहीं है। ये मैंने आपको होमोजेनिटी वाला प्रिंसिपल कल समझाया था कि दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज जुड़ेंगी तो जुड़ने के बाद जो मिलेगा उसके डायमेंशन वही रहेंगे जो जुड़ रही हैं। तो अगर ये घटने के बाद डायमेंशनलेस मिल रहा है, इसका मतलब ओमेगा के का भी कोई डायमेंशन नहीं है और ओमेगा एक्स बाई वी का भी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो अगर ओमेगा एक्स ओमेगा के का कोई डायमेंशन नहीं है बच्चे, तो आप ऐसे लिख सकते हो ओमेगा इंटू के, नो डायमेंशन, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है बच्चों, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, यही होती है ना एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो रेडियन तो बच्चे डायमेंशनलेस हो गया और सेकेंड हो गया तुम्हारा टी, तो ओमेगा के जो डायमेंशन होंगे वो क्या बन जाएंगे बेटा, t-1। तो ओमेगा हो गया तुम्हारा t-1, t-1 इंटू के, t-1 इंटू के बराबर डायमेंशनलेस, तो k बराबर क्या आ जाएगा, t-1 यानी t। तो बच्चों k के जो डायमेंशन होंगे वो t के बराबर होंगे। नहीं नहीं तो अच्छा, ओमेगा से बिना मल्टीप्लाई किए क्या? हाँ फिर आप रुको एक सेकेंड,
एक सेकंड बेटा, ये पूरी चीज डायमेंशनलेस होनी चाहिए, है ना। देखो उसका लॉजिक क्यों बराबर आ रहा है, मतलब सही क्यों आ रहा है, अगर आप ओमेगा से मल्टीप्लाई नहीं करते हो। ये पूरी चीज डायमेंशनलेस होनी चाहिए। अब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने फिर कैसे किया, मतलब इस पूरी चीज, ये पूरी चीज डायमेंशनलेस होगी। एक सेकंड, एक एक करके कोई भी एक जना बताए मुझे कैसे सॉल्व किया आपने। बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ बिल्कुल, x बाई वी बराबर के ले लेंगे होमोजेनिटी से, एकदम सही है। वो वैसे भी कर सकते हो, तो फिर बिना मल्टीप्लाई किए भी आ जाएगा, बिल्कुल सही तरीका है। हाँ, x की डायमेंशन वैसे दी नहीं हुई है, ये भी एक, रुक जाओ, ये भी एक अच्छा पॉइंट बच्चे ने रेज किया कि सर x की डायमेंशन ना पता ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। वो तो चूंकि ये वेव की इक्वेशन है, हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो हमें पता है कि यार x डिस्प्लेसमेंट ही होगा। पर अगर नहीं पता है तो बच्चों आप सेफर साइड में वैसे ही जाओ जैसे जहां पे जरूरत ना पड़े, ठीक है। बाकी समझ सकते हो आप, क्योंकि बताया नहीं एक्स डिस्प्लेसमेंट। खैर, कितने बच्चों ने निकाल लिया था सही ऑप्शन नंबर 2? कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था, हाथ उठाइए, ऑप्शन नंबर 2। गुड। जिनका गड़बड़ था बच्चों सीख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहां तक बच्चों सबको समझ में आया है? तो याद रखना, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, आगे बढ़े बच्चों। तुम लोग नीला काला हरा वारा पेन से सब हेडिंग वेडिंग डाल के लिखते हो क्या, बहुत ज्यादा सजा के? देखो मेरी तो, मुझे क्या है कि मेरे बोर्ड को अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, क्योंकि आप लोग को अगर अट्रैक्टिव या अच्छे से नहीं दिखेगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। अरे ये कैसी बातें कर रहा है यार, ये आजकल के जमाने में लड़के लड़कियों से कम है क्या है? ठीक है, खैर आगे बढ़ते बच्चों। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि, क्या बेटा? हाँ देख लो यार। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा चलो ये डिबेट हम लोग फिर किसी दिन रखेंगे, एक दिन मैं आऊंगा, उस दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, यही डिबेट करेंगे, आज पढ़ ले थोड़ा सा। ठीक, तो जो भी तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे, उनके अंदर जो चीज लिखी होगी वो भी डायमेंशनलेस होगी, और वो एज अ होल वो भी बच्चे डायमेंशनलेस रहेगा। तो मैंने समझाए, पहले आपको कुछ क्वेश्चन समझाए, फिर कुछ प्रैक्टिस कर ली। होपफुली बच्चों तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, तो थोड़ा सा आप तैयार रहिएगा। क्या बच्चों समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? हाथ उठाओ एक बार अगर समझ में आ गया है तो। पक्का? ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों डिफरेंशियल, कई बार आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी लिखी हुई मिल जाएगी, या इंटीग्रेशन ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, और आपको इनके डायमेंशंस पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो कैसे इनके डायमेंशंस निकालते हैं वो भी जरा ध्यान से सुन लो। डी एन वाई बाई डी एक्स एन, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों वाई एज इट इज आ जाएगा, और जिस पावर का डिफरेंशिएशन होगा, जैसे डी एन वाई बाई डी एक्स एन है, तो एक्स के पावर एन आ जाएगा। मैं एक बार समझा के बताता हूं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। जैसे कि मान लो बच्चा, मैं लिख देता हूं डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो देखो डी एन वाई बाई डी एक्स एन, तो वाई तो एज इट इज रह गया, देखो इस पे एन का कोई फर्क नहीं है बच्चों, है ना। वाई पे एन का कोई फर्क नहीं है, वाई एज इट इज आ जाएगा, और एक्स के पावर एन है तो एक्स के पावर एन एज इट इज आ जाएगा। तो जैसे डी क्यू बाई डी टी है, तो ऊपर वाली एनालॉजी से मुझे बताओगे क्या, यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा? क्यू बचेगा केवल बेटा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स एन है ना, तो वाई तो हमेशा एज इट इज आ जाता है, तो डी के अलावा जो भी लिखा रहेगा वो एज इट इज आ जाएगा। नीचे से क्या आएगा बच्चों? टी आएगा, या टी का कुछ पावर आएगा, या केवल टी?
1 ही रहेगा। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे d के पावर 1 लिखा हुआ है ना, तो q बाई टी बनेगा। ठीक है, हाँ बता रहा हूँ, घबराओ नहीं, q बाई टी आएगा। ठीक है, अगर मैं इसी को लिख दूं, देखना जरा ध्यान से, d2q बाई डी टी स्क्वायर। अब मुझे बताओ ऊपर क्या आएगा, बताओ q आएगा या q स्क्वायर आएगा? देखो यहाँ पे d के पावर n है ना, और y है, लेकिन y पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देख रहे हो तुम, y एज इट इज आ रहा है। तो क्या q पे फर्क पड़ेगा कोई या नहीं पड़ेगा? एज इट इज आ जाएगा। तो q एज इट इज आ गया। और नीचे देखो dx के पावर n है ना, तो यहाँ x के पावर n एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूं बताओ? टी स्क्वायर सही है ना? तो अगर मुझसे कोई इसके डायमेंशन पूछे d2q बाई डी टी स्क्वायर, तो इसके डायमेंशन q बाई टी स्क्वायर के बराबर होंगे। अब तुम सारे बच्चों को पता है कि q के डायमेंशन a इंटू टी होते हैं। ठीक है, a इंटू टी होते हैं, और टी स्क्वायर के डायमेंशन क्या होंगे? टी स्क्वायर। तो ये कैंसिल होके कितना बनेगा बताओ? 80 माइनस 1 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो d2q बाई डी टी स्क्वायर के डायमेंशन 80 माइनस 1 होगा। क्लियर है? एक और करेंगे सर, पूरा करेंगे एक्सप्लेन, 1 मिनट रुक जाइए बस। एक और सवाल देखो, चलो ऊपर क्या आना चाहिए? क्यों? क्योंकि हाँ x ही ट्रांसफर होगा। देखो d के पावर n y, तो ये मतलब नहीं होता कि d के पावर ऊपर कितना है, ये जो चीज लिखी होगी ये एज इट इज आ जाएगी, न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं करो। जैसे देखो यहाँ q था, q आ गया, d स्क्वायर q था तब भी q ही आया, d क्यूब x है तब भी x ही आएगा। ठीक है, नीचे देखो, अगर dx के पावर n है तो x के पावर n आ जाएगा, t के पावर 1 है तो t के पावर 1 आया, t के पावर 2 है तो t के पावर 2 आ गया, यहाँ t के पावर 3 है तो क्या आएगा बताओ बेटा? t के पावर 3। अब x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन l, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? t क्यूब। तो डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब का डायमेंशन क्या आ जाएगा बताओ बेटा? nt माइनस 3। समझ आया है क्या थोड़ा बहुत? पक्का? एक सवाल करते हैं इसी पे, फिर इंटीग्रेशन का अलग से पढ़ाऊंगा, पहले इसका। हाँ चलिए चलिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए पहले। इंटीग्रेशन मत नोट करना अभी, इंटीग्रेशन मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ये अलग से करेंगे। पहले आप ये लिख लेना, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, केवल इतना लिखना बेटा, उसके बाद एग्जाम्पल 1 2 3, फिर इंटीग्रेशन का बाद में बताता हूँ। हो जाए तो बता देना। ठीक है, ठीक है। बढ़ चलें आगे बच्चों, कर लें एक सवाल प्रैक्टिस के लिए। हाँ बेटा बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ। वही तो हम लोगों ने पढ़ा बेटा अभी, कि लॉगरिदमिक फंक्शन के अंदर कुछ लिखा रहे, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कुछ लिखा रहे, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर कुछ लिखा रहे, तो उनके कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। ठीक है, वो डायमेंशन लेस होगा बच्चे, वो नहीं तो उस स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं निकल पाएगा फिर, है ना? हम्म हम्म। पर चले बच्चों, कर लें सवाल एक सॉल्व। चलो, हाँ, तो पहले दो इंटीग्रेशन वाले नहीं करने हैं, आप इसका मुझे बता दो डायमेंशन पहले का और दूसरे का।
हाँ। हम्म। हम्म। राइट। नहीं, एम मास है। ठीक है, ठीक है। जरा देखिए बच्चों बोर्ड में सारे, पहला है dx बाई dt। तो मुझे पहले बता दो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, बोलो क्या लिखूं ऊपर? x बाई टी, x के डायमेंशन हो गया बेटा l, t के डायमेंशन t, क्या बन जाएगा बोलो? एल टी माइनस वन। कितने बच्चों ने सोच लिया था सही? हाथ उठाइए एक बार फटाफट से। गुड गुड गुड। दूसरा, m डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो बच्चा m तो एज इट इज लिख देते हैं, ऊपर क्या लिखूं बोलो? x या एक्स स्क्वायर? x बाई टी स्क्वायर। तो ये बच्चों देखो, मास का तो m हो गया, x का l हो गया, और टी स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा? एम एल टी माइनस टू। कितने बच्चों ने ये भी सही सोच लिया था? हाथ उठाइए। हाँ, बताया नहीं है, मैं बता दे रहा हूं आपको। एम एल टी माइनस टू। चलो अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला समझते हैं बच्चों, फिर आओ। इंटीग्रेशन वाला थोड़ा आसान है, ठीक है? इंटीग्रेशन वाला डिफरेंशिएशन के कंपेरेटिवली आसान है। जैसे बच्चों आपके पास ऐसे गिवन हो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है y इंटू एक्स। जैसे बच्चे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ q dt, तो इसका मतलब होगा, बोलो? जैसे y dx का मतलब yx हो गया, q dt का मतलब क्या हो जाएगा? q इंटू टी। सही है। एक और ले लेते हैं बच्चों, जैसे मान लो मैं लिख दूं m इंटू टीवी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? mv हो जाएगा ना? ठीक है, बस यही है। तो आप नोट कर लीजिए फटाफट से, हेडिंग मतलब कॉन्सेप्ट। नहीं नहीं, नहीं पड़ेगा बच्चों, ये कॉन्सेप्ट की तरह इसको लिखिएगा, पहला एग्जांपल दूसरा एग्जांपल, फिर इस पे एक सवाल करेंगे। ओके। बच्चों इससे पहले केमिस्ट्री की क्लास थी आपकी? लॉजी थी। बोलिए बेटा, इंटीग्रेशन में कैसे स्क्वायर? नहीं नहीं, तो देखो उसमें ना डिफरेंशियल टर्म का तो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है? इसका स्क्वायर होगा तो एज इट इज लिख दिया जाएगा, जैसे वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर डी टी, तो वी स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा। ए स्क्वायर डी टी है तो ए स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा, ये वाली। चलो बच्चों, हाँ, अगला सवाल देखिए, तीसरे नंबर की डायमेंशन बताइए सारे। v इंटू टी होगा तो vt हो गया एल टी माइनस वन, और बेटा t के हो गया t, कितना हो जाएगा बोलो? l हो जाएगा। चौथा वाला बताओ। हाँ, a इंटू टी हो जाएगा, तो एल टी माइनस टू ए का हो गया, और t, तो बन जाएगा एल टी माइनस वन। ठीक है, तो बच्चों अगर इस टाइप की भी कोई चीज आएगी तो आप लोग कर लोगे ना? बोलो एक बार, हो जाएंगे? ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो ये, किसी को लिखना है कुछ तो जल्दी जल्दी लिख लो। हम्म।
गुड गुड। ठीक। अब बच्चों थोड़ा सा लिमिटेशन पढ़ लेते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना? क्या क्या लिमिटेशंस है डायमेंशनल एनालिसिस की, एक एक करके देखते हैं। जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये बात सही है कि आप डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके आप एक क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हो, है ना? जैसे कि बच्चों हम लोग इस पे रिलेटेड बहुत सारे सवाल किए थे लास्ट क्लास में, अगर तुम लोग को याद हो तो हम लोग जैसे मान लो कि टाइम पीरियड है, मैं बोल दूं टाइम पीरियड मास पे डिपेंड है, वेलोसिटी पे डिपेंड है, या किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है, तो मैं तुमसे पूछ दूं कि यार इनका रिलेशन बताओ, तो तुम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके रिलेशन बता सकते हो, ठीक है? बात बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दो से ज्यादा, मान लो तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, ठीक है? कोई गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, वो तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। मान लो जैसे मैं कोई फिजिकल क्वांटिटी लेता हूं, ले लेते हैं पी, ठीक है? वो एक्स पे भी डिपेंड कर रही है, वाई पे भी डिपेंड कर रही है, जेड पे भी डिपेंड कर रही है और टी पे भी डिपेंड कर रही है। तो आपको देखो क्या एक्स के पावर ए मानना पड़ेगा, वाई के पावर बी, जेड के पावर सी, टी के पावर डी। तो आपको चार वेरिएबल सॉल्व करना पड़ेगा, समझ रहे हो बच्चों? और चार वेरिएबल सॉल्व करके फिर फाइनल निकालना बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा, बहुत मुश्किल वाली चीज हो जाएगी। इसलिए ये बात सही है कि डायमेंशनल एनालिसिस हमें किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला निकालने में मदद करती है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन तीन से ज्यादा अगर क्वांटिटीज पे डिपेंडेंसी है तो हमें हमारे लिए ये काम मुश्किल हो जाता है। तो ये एक तरह से लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, ठीक है? तो क्या बोला गया देखो, इन मैकेनिक्स द फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिराइव्ड, इट कैन ओनली बी चेक्ड। क्योंकि तीन या तीन से ऊपर क्वांटिटीज को सॉल्व कर पाना बच्चों थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। आप अगर तीन इक्वेशन भी अच्छे से बन गई तो उनको भी निकालना मुश्किल होता है, फिर चार इक्वेशन के लिए तो काफी समय लग जाता है, ठीक है? तो तीन तक हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल लेते हैं, उससे ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम होता है। तो ये पहला डिमेरिट है डायमेंशनल एनालिसिस का, ठीक है? जो लोग नोट करना चाहते हैं बच्चों, मैं शो कर दूंगा, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सारे। देखो आप लोग को याद हो ना, तो ये जब हम लोग सॉल्व करते थे, ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, तीन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, ठीक है? एक एक्स पे डिपेंड कर रही है, वाई पे डिपेंड कर रही है, जेड पे डिपेंड कर रही है। तो आप लोग को याद है कि अब इसमें कितने अननोन है बताओ, ए बी सी, तीन अननोन है ना? तो कितनी मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी पड़ेगी ताकि ये तीन अननोन आ जाए बताओ? तीन बनानी पड़ेगी ना? अब अगर तीन से ज्यादा डिपेंडेंसी है, ठीक है, तीन से ज्यादा डिपेंडेंसी है, तो जितने ज्यादा वेरिएबल आएंगे आपको उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए होंगी ना? चार, पांच, छह। तो पांच, चार, पांच और छह वेरिएबल को सॉल्व करना आसान नहीं है बच्चों, ठीक है? चार, पांच, छह वेरिएबल मतलब उतनी ज्यादा इक्वेशन। आप एलिमिनेशन, तीन इक्वेशन भी अच्छे से बन गई तो उनके भी एलिमिनेशन में बहुत टाइम लग जाता है। तो उससे ज्यादा अगर डिपेंडेंसी है तो उतनी ज्यादा इक्वेशन बनेंगी और उतना ही हेक्टिक प्रोसेस होगा, ठीक है? तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी तीन वेरिएबल्स यानी तीन दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से उसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर उससे ज्यादा पे डिपेंड कर रही है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम केवल चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। जैसे राइट हैंड साइड के डायमेंशन निकाल देंगे और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन निकाल देंगे। अगर दोनों डायमेंशन मैच कर गए तो ठीक है इक्वेशन, अगर मैच नहीं करे तो गलत है इक्वेशन। लेकिन तीन से ज्यादा अगर क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगी तो फिर हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से रिलेशन नहीं निकालते हैं, क्योंकि उससे ऊपर इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, अभी मैं आपको ये वापस से स्लाइड दिखा दूंगा, मुझे एक बार सारी एक बार वन टू वन एक्सप्लेन करने तो फिर मैं स्लाइड दिखा दूंगा, आपको नोट कर लेना। अगला ड्रॉबैक क्या है देखो जरा, दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ द डिपेंडेंसी इज ऑफ मल्टीप्लीकेशन टाइप। इसका क्या मतलब है? जैसे बच्चों मैं आपको बोलूं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है टाइम पीरियड, वो डिपेंड करती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पे, वो डिपेंड करती है मास पे, वो डिपेंड करती है रेडियस पे। तो अब इसके आप पावर मान लोगे ए बी सी और फिर सॉल्व कर लोगे, आप रिलेशन निकाल लोगे जैसा हम लोगों ने पिछली क्लास में सवाल किया था, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों ऐसा हमेशा थोड़ी होगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो हमेशा एडिशन मतलब मल्टीप्लीकेशन के बाद ही आती है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी तो होती हैं जहां पे एडिशन इन्वॉल्व होता है। जैसे कि
जैसे कि एक मैं रिलेशन देता हूं, जैसे फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस 80, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को ये भी तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ही है ना, इस चीज को आप डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे दो क्वांटिटीज का जोड़ आ गया है या दो क्वांटिटीज का घटाव आ गया, तो आप फिर डिराइव नहीं कर पाओगे ये रिलेशन। तो फिजिकल क्वांटिटीज का जो फॉर्मूला बनाने की तरकीब है डायमेंशनल एनालिसिस से, वो तभी काम करेगी जब फिजिकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। अगर जुड़ रही होंगी तो फिर आप निकाल नहीं पाओ। बोलो बात समझ में आ रही है बच्चों? इसी के साथ एक सब केस भी है बेटा, इसी के साथ एक सब केस भी है। जैसे आप लोगों ने ये रिलेशन कहीं देखा हो तो मुझे एक बार बता देना, n बराबर n नॉट ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी, कहीं देखा है बच्चों इस टाइप का फॉर्मूला? n बराबर n नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा टी। रेडियो एक्टिविटी में देखा है क्या बच्चों? ये रेडियो एक्टिव डिके में। तो अगर आप इसमें भी डेरिवेशन करना चाहो ना, तो इसका भी आप डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि जब डायमेंशनल एनालिसिस यूज करने जाओगे, ये जो चीज है ना, इसको डायमेंशनल एनालिसिस कैच ही नहीं कर पाएगा। क्यों बच्चों, बता सकते हो इसका रीजन? इसको कैच क्यों नहीं कर पाएगा? इसके पास डायमेंशन ही नहीं है, ये डायमेंशनलेस है। तो डायमेंशनलेस है तो इसके आप डायमेंशन से कभी इसको पकड़ ही नहीं पाओगे फॉर्मूला बनाते समय, ठीक है। इसी तरह से बच्चों, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए या लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, मान लो किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, y बराबर x log tz, कुछ ऐसा फॉर्मूला है। तो एक बार फिर से बच्चों, इसको नहीं डिराइव कर सकते क्योंकि ये जो चीज है ना, ये डायमेंशनलेस है, ये वाली चीज। अब डायमेंशनलेस है तो फिर आप इसको कैसे कैच कर पाओगे? यहां तो ये भी पकड़ में आ जाएगा, ये भी पकड़ में आ जाएगा, सारे पकड़ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास भी डायमेंशन है, ठीक है, इसके पास भी डायमेंशन, इसके पास। अब ये तो डायमेंशनलेस है ना, तो आप इसको तो डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और कौन सा नहीं कर सकते? तुम लोग सोच के बताओगे क्या? एक्सपोनेंशियल नहीं कर सकते, लॉगरिथमिक नहीं कर सकते, और बेटा कौन नहीं कर पाएंगे बोलो? ट्रिग्नोमेट्रिक। जैसे मैं लिख दूं a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चों ये इक्वेशन कभी देखिए क्या आप सबने? ये किसकी इक्वेशन है? वेव की इक्वेशन है। तो इसको भी बच्चों आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये देखो, ये जो साइन, ये पूरी चीज क्या है? साइन वाली, डायमेंशनलेस। तो फिर आप इसको भी नहीं कर पाओगे। तो जब 3 से ज्यादा डिपेंडेंसी हो तो भी हम नहीं कुछ कर पाएंगे। जब क्वांटिटीज प्रोडक्ट के अलावा मल्टीप्लीकेशन है तो सब ठीक है, या डिवीजन है तो भी ओके। लेकिन अगर जुड़ रहे हो तो भी हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल पाएंगे। तीसरी चीज, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तब भी हम नहीं यूज कर पाएंगे, ठीक है। एक और देखो, ये सब समय मिलेगा, आप लोग आराम से लिखना, ठीक है। एक और देखो, द रिलेशन derived from this method gives no information about dimensionless constants। इसका क्या मतलब है बच्चों? जरा ध्यान से सुनना। जैसे मैं बोलूं कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो तुमने इसको सॉल्व किया, तुम्हारे पास जो फॉर्मूला बना, वो फॉर्मूला बना कांस्टेंट अंडर रूट एल बाई जी। कि बेटा ये वाला फॉर्मूला कभी आपने देखा है? टी बराबर अंडर रूट एल बाई जी, ऐसा कुछ फॉर्मूला कभी? सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब जो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है ना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का, वो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, ठीक है। तो अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस से, ध्यान सुनना, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके आप इसका फॉर्मूला बनाओगे ना, तो इस कांस्टेंट के बारे में आपको कोई आइडिया हो नहीं पाएगा, है ना। ये जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2 पाई निकालने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो ये कांस्टेंट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता डायमेंशनल एनालिसिस। तो अगर आपको, तुम लोग को याद हो कि जब मैं बताता हूं आप लोग को तो क्या बोलता हूं कि यार ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, फिर इसको हटा लो, एक कांस्टेंट लगाओ। तो बच्चों ये बताया गया था ना आप क्लास में, बोलो। फिर मैंने बताया था कि इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता तो इसको हटा देते थे कैलकुलेशन से, याद आ रहा है? तो डायमेंशनल एनालिसिस कभी भी इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता पाएगा, डायमेंशनल एनालिसिस कभी इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता पाएगा। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसकी अगर आपको वैल्यू निकालना है तो फिर आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, तब आपके पास वैल्यू आएगी। तो डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं बता पाता,
ठीक है, ये इसका अगला ड्रॉबैक है। ठीक है, एक और चीज बच्चों, ये जो मैं अगली चीज बताने वाला हूं, ये ड्रॉबैक तो इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सारे बच्चे सुन लोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। देखिए, ड्रॉबैक नहीं है बच्चों, ये थोड़ा इन जनरल ऐसे स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? एनी इक्वेशन, एनी इक्वेशन विच इज डायमेंशनली करेक्ट, ऐसी कोई भी इक्वेशन बच्चों जो डायमेंशनली करेक्ट है, एनी इक्वेशन विच इज डायमेंशनली करेक्ट, उसके पास बच्चों दो दो ऑप्शन होंगे, वो करेक्ट हो भी सकती है और वो करेक्ट नहीं भी हो सकती है। सर समझ नहीं आया, मैं बताता हूं। जैसे बच्चों मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, v बराबर u प्लस एटी। बच्चों एक चीज बताओ मुझे, ये इसके डायमेंशन क्या होंगे? ये क्या है? LT माइनस वन होंगे ना? क्या है ये बेटा? स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी, LT माइनस वन। बेटा इसके भी डायमेंशन निकालोगे तो क्या आएंगे? LT माइनस वन। और इसके डायमेंशन निकालोगे तो क्या आएंगे? तो LHS के डायमेंशन बच्चों RHS के डायमेंशन के बराबर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड के डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर है, इसलिए ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन है बताओ बच्चों? डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। लेकिन कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। क्यों, कैसे नहीं हो सकती, मैं देखो बताता हूं तुमको। अगर मैं इसी इक्वेशन में, ध्यान से देखना बच्चों, इसी इक्वेशन में अगर मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बच्चों ये इक्वेशन फिजिकली सही है क्या? मतलब इसको यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। लेकिन 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 का तो डायमेंशन पे फर्क ही नहीं पड़ा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? एक और एग्जांपल देखो, जैसे टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बच्चों इसके डायमेंशन तो टी हो जाएंगे, है ना? टाइम पीरियड है। अब अंडर रूट देखना, इसके डायमेंशन तो एल है, लिख दिया, और जी के डायमेंशन हो जाएंगे एल टी माइनस टू। एल से एल कैंसिल हो गया, ये टी माइनस टू ऊपर जाएगा। इसके भी डायमेंशन कितने बन जाएंगे बेटा? टी बन जाएंगे। इसके भी डायमेंशन टी, इसके भी डायमेंशन। क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, यस और नो? ठीक है, अब अगर मैं ये कांस्टेंट 2 पाई की जगह बच्चे में ये लिख दूं 8, टी बराबर 8 अंडर रूट एल बाई जी, तो क्या ये फिजिकली करेक्ट होगी? क्या ये आपको टाइम पीरियड का सही आंसर देगी क्या? नहीं। लेकिन क्या ये अभी भी डायमेंशनली करेक्ट है? तो कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट भी हो सकती है और नहीं करेक्ट हो सकती। अगर आपने कांस्टेंट सही से लिखा है तो करेक्ट हो जाएगी, अगर आपने कांस्टेंट की वैल्यू गड़बड़ लिखी है तो वो इनकरेक्ट हो जाएगी। तो क्या अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ रहा है बेटा आपको? आ रहा है क्या? अब इसी का उल्टा देखो, एनी इक्वेशन, एनी इक्वेशन, एनी इक्वेशन, एक सेकंड बेटा, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। एनी इक्वेशन विच इज डायमेंशनली, any equation which is dimensionally incorrect, any equation which is dimensionally incorrect will be 100% incorrect। कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है ना बेटा, तो वो 100% इनकरेक्ट ही होगी। जैसे कि मैं यहां पे लिख दूं v बराबर यू स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। क्या बच्चों ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो एल टी माइनस वन हो गया इसके डायमेंशन, है ना v, और इसके डायमेंशन कितने हो जाएंगे? एल स्क्वायर, है ना? और इसके डायमेंशन कुछ और होंगे। तो क्या आरएचएस और एलएचएस के डायमेंशन सेम है क्या? नहीं। तो ये इक्वेशन बेटा 100% गलत होगी, 100% इनकरेक्ट। ठीक है, 100% इनकरेक्ट। अगर डायमेंशनली करेक्ट हो गई तो फिर आगे की बात होगी कि सही होगी कि नहीं होगी, पर अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई
तो फिर बात खत्म हो गई, वो 100% इनकरेक्ट होगी। क्या मेरी बात समझ में आई आप सब बच्चों को? ठीक है, तो मैं आपको अब एक-एक करके स्लाइड्स लिखा रहा हूं, जिनको अब डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। कौन सी बात? कौन सा? पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट? अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट मतलब एलएचएस के डायमेंशन आरएचएस से नहीं मैच कर रहे, एलएचएस के डायमेंशन आरएचएस से नहीं मैच कर रहे हैं, ये इक्वेशन कहलाएगी डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो फिजिकली भी इनकरेक्ट ही होगी 100%, कोई इसमें संदेह नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये फॉर्मूला देख लो, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, ये थोड़ी कोई फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कोई अगर इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, मतलब एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन मैच नहीं कर रहे हैं, तो 100% इनकरेक्ट इक्वेशन होगी। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो फिर हो भी सकती करेक्ट। बताइए। हाँ, डायमेंशन पे कॉन्स्टेंट्स का असर नहीं पड़ा, सही बात है। अरे v बराबर u प्लस 80 होता है ना, तुम्हें पता तो होगा ये। अरे देखो, ये देखो, v बराबर u प्लस 80, ये होती है इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें तुम मल्टीप्लाई कर दो, इधर इसमें कुछ लिख दो कांस्टेंट 4 और यहां पे लिख दो। अब बताओ, क्या अभी भी डायमेंशन इसके एल टी माइनस वन है और इस साइड के डायमेंशन भी एल टी माइनस वन है? बोलो है या नहीं? तो डायमेंशनली तो करेक्ट है ना, बट फिजिकली करेक्ट थोड़ी है बेटा, 4 और ये थोड़े ही आते हैं एक्चुअल फॉर्मूले में। मैं दिखा देता हूं बच्चों आपको स्लाइड्स एक एक करके, आप नोट करते रहो। सबसे पहली लिमिटेशन, ये हेडिंग डाल दो, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हाँ, आते हैं, दूसरी वाली लिमिटेशन आते हैं, पहले आप ये नोट कर लो, अभी दिखाता हूं दूसरी। ठीक, डन बच्चों? ठीक, अब मैं बदल रहा हूं, अब पीछे ना करवाना कि सर अब इसमें पीछे करिए स्लाइड फिर। ये देखो, तुम लोग एकदम वेट करते हो कि ये बदले फिर बोल देंगे कि नहीं नहीं नहीं। वही बात है, तुम ये सब चीजें तुम लोग समझो ना कि सर पीडीएफ मिलता है, इसमें हम लोग समय क्यों इतना कर रहे हैं। तुम ही लोगों की नहीं नहीं, रुक जाइए, पहले हरे पेन से अंडरलाइन करने दीजिए। बढ़ चलें आगे। ये देखो, हाँ इसको आप, कोई कुछ पूछ रहा था इसमें, पूछ लीजिए। होमोजेनिटी से क्या निकाल पाएंगे बेटा आप? होमोजेनिटी से आप केवल एक चीज बोलते हैं कि जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, लेकिन होमोजेनिटी की मदद से आप इसका फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। ऐसा समझ आया? आप ये बोल सकते हो होमोजेनिटी से कि जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके आप इसके डायमेंशन नहीं निकाल सकते बेटा। अंतर समझ में आ रहा है बच्चे? बढ़ चलें आगे, आगे बढ़ चलें, अगला करो। हो जाए तो बता देना भैया, अगले आगे स्लाइड में जाएंगे फिर। ठीक, बोलिए बेटा। पहले से लिख रखे हैं क्या? अच्छा, बदमाशी कर रहे हैं लोग। तुम लोग भी लिख लिया करो मेरे साथ साथ, तुम लोग भी लिख लिया करो मेरे साथ। हम्म, आगे बढ़े।
ये लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना भाई, इसको आप लोगों को खुद को समझाना होगा कि पहले स्टेटमेंट का क्या मतलब है, दूसरे स्टेटमेंट का क्या मतलब है, बोलिए। सेकंड वाली से लगा दीजिए। अरे यार तुम लोग यार बहुत परेशान करते हो यार ऐसे। लोगों अभी ये नोट कर लो, पहले यही कर लो नोट पहले। हाँ बोलिए बेटा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ये नोट कर लो बच्चों, फिर जो स्लाइड कहोगे वो फिर से ऑन वो दिखाता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ। ओके भैया, आप ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप ये चीज लिखें, उसके बाद कम से कम एक दो एग्जाम्पल लिखें कि भाई पहले v बराबर u प्लस 80 सही से लिख लेना, फिर बोल देना कि अगर 2 और 3 लिख देंगे तब भी डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी तब भी डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट हो जाएगी, उसके आंसर सही नहीं आएंगे। फिर पहला ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखना और उसका एग्जाम्पल ये है कि दोनों साइड के डायमेंशंस बराबर नहीं है, इसलिए 100% ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। हो गया क्या बच्चों? कितने बच्चों ने लिख लिया? हाथ उठा दो एक बार जल्दी से फटाफट। बहुत बढ़िया, बताते भी नहीं है, लिख के बैठे हैं तुम लोग बहुत। ये लो, मल्टीप्लिकेशन वाली स्लाइड में किसी को दिक्कत थी? हाँ हाँ, नहीं नहीं, किसी को प्रॉब्लम थी इसमें? हाँ बोलिए। हम्म, हाँ कर सकते हैं। हाँ तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम चीज है, जैसे देखो x अपॉन वाई को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, x इंटू वाई के पावर -1। दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ द डिपेंडेंसी इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टाइप। मतलब वही है, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये x बाई वाई लिख दो या x इंटू वाई की पावर -1 लिख दो, तो यहां पे तुम बोल सकते हो कि सर डिवीजन है, और यहां पे मैं बोल सकता हूं कि नहीं यार डिवीजन नहीं मल्टीप्लिकेशन है। तो उनके कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि डिवीजन को भी आप ऐसे लिख सकते हो। कहीं पे मल्टीप्लिकेशन है बेटा, जैसे x इंटू वाई है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x डिवाइड बाई वाई के पावर -1, तो वो इंटरचेंजेबल है। ओके तो बच्चों, ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस और उसके ड्रॉबैक्स, उसके एप्लीकेशन, ये सारी चीजें थी। अब आगे बढ़ते सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है? तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी को डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन और इसके ड्रॉबैक्स, सारी चीजें होपफुली बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। समझ में आई हैं? पक्का? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो अगला हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करना किसी गिवन नंबर में, ठीक है? तो सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं किसी मेजरमेंट में, वो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे मान लो कि एक लाइन खींच दी हमने और हमसे पूछा गया कि इस लाइन की लेंथ बता दो, तो आपने क्या किया, इसके नीचे एक ऐसा स्केल रखा, ठीक है, एक स्केल रखा ऐसा, और आपने लेंथ मेजर करने की कोशिश की। तो जहां से लाइन शुरू हो रही थी, मान लेते हैं बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट को मैं 0 बोल देता हूं, यहां तक आपने देखा तो ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है? अब उसके बाद बच्चों 5 और ये 5.1, ठीक है, और यहां पे आ गया 5.2,
ये 1 और 2, ये 6। तो बच्चों ये सेंटीमीटर स्केल मान लेते हैं, तो 5 सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर वाले जो छोटे-छोटे रहते हैं ना, 2 तो सेंटीमीटर होते हैं, उसके बीच में मिलीमीटर वाले 10 होते हैं। तो मान लो बेटा लाइन की शुरुआत हुई 0 से और ये चला गया 5.1 और 2 के बीच में लाइन खत्म हो गई। ठीक है? तो बच्चे आप इसका आंसर क्या लिखोगे? 5.1 लिखोगे या 5.2 लिखोगे? क्या लिखोगे इसका आंसर? 5.1 या 5.2? या सही आंसर नहीं लिख सकते? क्या बोलते हो? सही आंसर लिख पाएंगे बेटा इसका या नहीं लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। अप्रॉक्स बता सकते हैं, एब्सोल्युटली बेटा। सही आंसर हम इसका नहीं लिख पाएंगे। तो देखो हम लोग जैसे अब इसका मुझे अगर आंसर लिखना है तो मैं बोलूंगा कि यार 5.1 इसके तो आगे जा रही है लाइन 100%, यानी मैं यहां तक तो श्योर होंगी 5.1 तो 100% होगा। अब 1 और 2 के बीच में है, पता नहीं कितना होगा। चलो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 के बहुत करीब है, 2 से दूर है, तो मैं एक काम करता हूं 5.13 लिख देता हूं। हाँ 4 लिख देता हूं। ठीक है, तो अब इस नंबर में बेटा मुझे एक बता दो, ये 3 डिजिट लिखी हुई हैं, 3 डिजिट लिखी हुई हैं, इनमें से कितनी डिजिट के बारे में रिपोर्टर जो आंसर दे रहा है वो श्योर है? इनमें से कितनी डिजिट के बारे में आप श्योर हो? बताओ बेटा। 2 डिजिट्स के बारे में तो श्योर है, ये तो हमें दिख रहा है 100% की ये तो पक्का इसके मेजरमेंट में आएंगी। तो जो किसी भी मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं बेटा? जो श्योर डिजिट हो वो तो आप काउंट करो ही करो, जिनके बारे में 100% आपको पता है, प्लस उसके बाद एक और डिजिट काउंट कर लो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही बच्चे? तो कोई मेजरमेंट अगर हमें गिवन है, ठीक है, तो उसमें अगर मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं तो जिनके जितने डिजिट्स के बारे में श्योरिटी है वो काउंट कर लो, प्लस एक अनश्योर डिजिट। ठीक है, अब जैसे मैं इसके आगे और थोड़ा सा, अब ये स्केल है, मैं इसके लिखूं 5.1, 3 और एक लिख दूं 4 अपने आप, तो मेरे सिग्निफिकेंट डिजिट्स यही होंगे क्योंकि 5.1 के बारे में मैं श्योर हूं और प्लस 1। इसके बारे में बच्चों कोई जानकारी नहीं है तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? तो अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन देख लो। हाँ मैं बता देता हूं फिर से। सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट, एक मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द फिगर्स और डिजिट दैट आर नोन विद सर्टेनिटी। जैसे इनके बारे में आपको सर्टेनिटी निश्चित तौर पे पता है कि यार ये दोनों तो पक्का सही हैं, ठीक है, प्लस वन दैट इज अनसर्टेन, प्लस वन दैट इज अनसर्टेन। ठीक है, तो जितनी सर्टेन वाली हैं और प्लस एक अनसर्टेन, ठीक है, ये तुम्हारी कहलाएंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब कैसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? सर किसी मेजरमेंट में मान लीजिए कोई नंबर दे दिया, अब हम कैसे पता करेंगे कि सर कि कितनी श्योरिटी से पता है, कितनी कौन सा अनश्योर है कौन सा श्योर, हमें थोड़ी पता चल पाएगा सर। तो उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा कैसे काउंट करते हैं। ठीक है ना? फिलहाल के लिए केवल डेफिनेशन वाइज अगर आपको जानना है तो डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी मेजरमेंट में जितनी डिजिट श्योरिटी से पता है वो प्लस एक अनसर्टेन डिजिट, वो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाते हैं किसी मेजरमेंट में। बोलो ये डेफिनेशन क्लियर है क्या सारे बच्चों को? एक बार बताओ, हाथ उठाओ, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया हो तो हाथ उठा दो। वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें जो भी आपको लिखना है बच्चों 1 मिनट है, फटाफट से लिखो। ठीक, बच्चों अभी डन है? 10th वालों के रिजल्ट आए हैं बच्चों अभी 10वीं के, और सबके 95% है। अभी नहीं हुआ? जल्दी करिए, जल्दी लिखिए। ठीक, पढ़ते हैं बच्चों आगे, काफी समय हो गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी मेजरमेंट में
बच्चों वो डिजिट्स हैं जो आपको निश्चित तौर पे पता है, सर्टेनिटी के साथ पता है, और एक डिजिट जो है +1 आपको अलग से कर लेना, तो सर्टेनिटी वाले डिजिट्स +1। ठीक है, अब जो दूसरा सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर कोई भी मान लीजिए नंबर, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, कि सर ये नंबर मान लीजिए लिखा हुआ है, मान लीजिए मैं लिख देता हूं 2.5034, मैं आपसे पूछूं कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो अब आप ये अगला सवाल मुझसे पूछोगे सर हमें कौन से पता कौन सा सर्टेनिटी है कौन सा अनसर्टेन है, कैसे क्या है, कुछ पता ही नहीं है। तो मैं अभी उसको आपको जानकारी देता हूं कि कोई नंबर अगर पता है, कोई नंबर लिखा है, तो उस लिखे हुए नंबर में कैसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, तो रूल्स ध्यान से देखो, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के रूल्स, रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल सबसे आसान है बच्चों, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, कैसे डिजिट्स बच्चों, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर किसी नंबर में नॉन जीरो डिजिट्स लिखे हुए हैं तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, मैं जीरोस की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी होंगे सारे सिग्निफिकेंट हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बच्चों आपसे पूछूं कि मान लो एक नंबर मैंने लिख दिया है 122, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चे, 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर बच्चों मैं ऐसा लिख दूं 1.11, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3, 1 2, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2। कहने का मतलब बच्चों अगर आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स लिखे हैं तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। क्लियर है बच्चों ये कहानी, सबसे आसान रूल। ठीक है, रूल नंबर 2, परेशान मत होना, लिखने का समय दूंगा मैं, परेशान मत होना, आज तो लोग जान ही निकल गए कि भगवान बदल दिए स्लाइड, अब क्या होगा, लिखने का समय मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, समझने पे ध्यान दीजिए। रूल नंबर 2 बच्चों, अगर आपने सारे नॉन जीरो डिजिट्स को कवर कर लिए तो अब आपके पास प्रॉब्लम किसकी रह गई है बताओ, एक, हाँ जीरो कंटेनिंग, देखो 0 से 9 तक यही तो डिजिट्स होते हैं ना, तो आपने बोले सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, मतलब 1 से लेकर 9 तक का तो समस्या सॉल्व हो गई ना, कौन बच रहा है जो आपको परेशान करेगा अब, जीरो। ठीक है, तो अब हमें समझ में आया कि यार जीरो जो है वो परेशान करने वाला है, तो जीरो को बच्चों हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, जीरोस को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, एक एक करके तीनों कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो जीरो की कैटेगरी बच्चों उसको नाम दिया गया लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरोस। जो सेकंड कैटेगरी बच्चों उसको नाम दिया गया इन बिटवीन जीरोस। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी है बच्चों, इनको नाम दिया गया है ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस। अब लीडिंग जीरोस के बारे में क्या है बच्चों, सुनो जरा ध्यान से, लीडिंग जीरोस के बारे में कहानी है, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, मतलब इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। सर ये लीडिंग जीरोस होते क्या हैं, ये तो आपने बता दिया कि ये जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते, पर होते क्या है लीडिंग जीरोस, जैसे बच्चों एग्जांपल के तौर पे देखना, बेटा बातें नहीं करो, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, है ना, एग्जांपल, एग्जांपल देखो लीडिंग जीरोस का 005, जो भी बच्चों नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो लिखे जाएंगे वो सारे के सारे लीडिंग जीरो, लीडिंग मतलब जो सबसे पहले आए, तो ये इनसिग्निफिकेंट हो गए। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बच्चों, 1। ठीक है, एक और देखो 0.001, ये सारे जीरोस क्या हैं बच्चों, ये अटक गई, अरे मैं अटका नहीं था, उधर चला गया था कैमरे के यार, देखो इधर ये क्या है बोलिए, लीडिंग जीरोस, तो लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1। ठीक है, 0 पॉइंट, अब मैं ऐसे कितने भी नंबर लिखते चले जाओ बच्चों, 0.005 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 1।
एक थोड़ा चेंज कर लेते हैं बच्चों, 0.0015 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। क्या बच्चों ये वाला रूल क्लियर है आप सबको कि लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट? आगे बढ़ते हैं, अब इन बिटवीन जीरोस की बात करते हैं। इन बिटवीन जीरोस का क्या मतलब बच्चों? ऐसे जीरोस जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में सैंडविच हो जाए, जो बीच में आ जाए। बिटवीन मतलब बीच में, तो ऐसे जीरोस जो बीच में आ जाए दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के, वो सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि, तो मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों, तो इसमें लिख लेते हैं ऑल इन बिटवीन जीरोस, ऑल इन बिटवीन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, आप लोगों को कहानी एकदम क्लियर होगी, परेशान मत होना। ठीक है, जैसे कि बच्चों 1001, बोलो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं बच्चों ऐसा लिख दूं 1.02, बोलो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं 100304, ये भी जीरो सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। ठीक है, नॉन जीरो तो होते ही हैं, तो 3 4 6 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है? इन बिटवीन जीरोज हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, अब आ जाओ आखिरी कैटेगरी, ट्रेलिंग जीरोस। बच्चों ट्रेलिंग जीरो के केस में बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ट्रेलिंग जीरो के अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं। ट्रेलिंग जीरोस के अंदर भी दो कैटेगरीज होंगी। कौन कौन से? एक तो होंगी विदाउट डेसिमल वाले नंबर, ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल ना आए, विदाउट डेसिमल। और एक कैटेगरी होगी बच्चों विद डेसिमल, विद डेसिमल। बच्चे जो विदाउट डेसिमल और ट्रेलिंग जीरोस है ना, ये नेवर सिग्निफिकेंट है। दीज आर नेवर सिग्निफिकेंट, नेवर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल सर, जैसे बच्चों कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? विदाउट डेसिमल जितने भी जीरोस होंगे सिग्निफिकेंट। 1 तो बच्चों सिग्निफिकेंट होगा, क्यों सिग्निफिकेंट होगा 1? नॉन जीरो डिजिट है। और ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, क्यों? ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल नेवर सिग्निफिकेंट। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें? 1। बच्चों बात समझ में आ रही है ना? अब मैं इसमें आपको कुछ भी लिख दूं नंबर बच्चों, 120 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2। ठीक है, अब बनाते जाओ बच्चों, आप लिखते जाओ क्या है, 1000 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1। तो ऐसे सारे नंबर्स जहां पे ट्रेलिंग जीरो तो आ रहा है, बट उन ट्रेलिंग जीरो के मतलब उसमें डेसिमल नहीं है नंबर्स में, तो वो सारे के सारे ट्रेलिंग जीरो इनसिग्निफिकेंट होंगे, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। समझ में आया ये बात? ठीक है, अगला देखो, डेसिमल के साथ, जब ट्रेलिंग जीरोस डेसिमल के साथ आएंगे बच्चों, तो ट्रेलिंग जीरोस विद डेसिमल ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो ये बच्चों होगा तुम्हारा ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, जैसे मान लो लिख दूं 3.0, बोलो दो सिग्निफिकेंट फिगर, ट्रेलिंग जीरो है लेकिन डेसिमल के साथ है, इसलिए सिग्निफिकेंट होगा। और एक एग्जांपल ले लेते बच्चों, बोलो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे सर? देखो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, पहले बताओ। 1 सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? दो सिग्निफिकेंट के बीच में एक बीच वाला आ गया तो इन बिटवीन बन गया ना, तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा ना। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? कितने? 2। बच्चों ये सिग्निफिकेंट होगा क्या? ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्यों? लीडिंग जीरो। ये वाला सिग्निफिकेंट होगा क्या? हाँ, ये ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल है इसलिए सिग्निफिकेंट होगा। बोलो समझ पाए हो ये पूरा डिस्कशन?
अभी लिखना नहीं है बच्चों, अभी लिखना नहीं, मैं स्लाइड तुम लोग को समय दूंगा, लिख लेना आराम से, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जो कुछ समझा है बस यही सिग्निफिकेंट फिगर के काउंटिंग है, बस और कुछ नहीं है। अब देखो जो कुछ भी समझा है बच्चों प्रैक्टिस करना है, ध्यान से देखना, घबराना नहीं। पहला बताओ सिग्निफिकेंट फिगर, क्यों क्यों सारे नॉन जीरो डिजिट हैं इसलिए सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। ये बताओ क्यों क्यों इन बिटवीन जीरो। अच्छा इसके बारे में क्या कहना है, 5 क्यों ट्रेलिंग जीरोस विद डेसिमल ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नहीं आया समझ में, आया समझ में, इसके बारे में क्या कहना है। कितने बच्चे कह रहे हैं कि तीन सिग्निफिकेंट, तीन सिग्निफिकेंट फिगर, वन वाले हाथ उठाएं, वन वाले, कितने बच्चे कह रहे हैं वन सिग्निफिकेंट फिगर, वन बेटा सही है। क्यों लीडिंग जीरोस आर नेवर नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक है। आगे बोल दो, ये सिग्निफिकेंट होंगे कि नहीं होंगे, और ये वाले चार सिग्निफिकेंट फिगर। लीडिंग जीरोस के बारे में तो भूल जाओ, तो होने नहीं है, और ये वाला सिग्निफिकेंट होगा, क्यों ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल या विद डेसिमल, सही है क्या। इसका बता दो, फिर इसका बता दो, कितने बच्चे कह रहे हैं पांच, पांच वाले बच्चे हाथ उठाए, पांच वाले, तीन वाले, ये पांच वाले, ये पांच वाले वही बच्चे हैं जो 5-5 किलो चावल खा बैठे हैं, ये सुन ही नहीं पा रहे, सो गए थे बीच में। तीन है क्यों विदाउट डेसिमल, क्या ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल आर इनसिग्निफिकेंट। वेरी गुड वेरी गुड, अगला बता दो, बोलिए क्या, ई वाले में बताइए। मैंने ऐसा कुछ कहां कहा बेटा, मैंने बोला है कौन से वाले में, लीडिंग वाले देखो नेवर सिग्निफिकेंट, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। हाँ अच्छा यूनिट के हिसाब से बोल रहे हो क्या, हाँ हाँ ठीक है। राइट राइट, केवल केवल नंबर लिखा होगा, नंबर लिखा होगा तो ट्रेलिंग जीरोस जो तुम्हारे हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। ट्रेलिंग जीरोस जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, केवल नंबर लिखा होगा, ठीक है। यूनिट होगा तो बेटा फिर हाँ बिल्कुल, फिर उसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसमें, डेसिमल के बाद वाला, डेसिमल के बाद वाले तो हमेशा काउंट होंगे ना, क्यों नहीं 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 नहीं, देखो देखो ध्यान, हाँ हाँ हाँ, जी का 5 बच्चे इस हिसाब से कि यूनिट गिवन है, ठीक है। हाँ एक सेकंड रुक जाओ, देखो बच्चों केवल एक में कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हें, क्योंकि इसमें यूनिट गिवन है, ठीक है। यूनिट गिवन है तो ट्रेलिंग वाले में देखो, ट्रेलिंग जीरोस अगर डेसिमल के साथ हैं, ट्रेलिंग जीरोस विद डेसिमल तो सिग्निफिकेंट होंगे, और ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्लियर है क्या, यूनिट वाला रुक जाओ, अभी यूनिट वाले पे हम लोग आते हैं, ये बात क्लियर है क्या सबको कि ट्रेलिंग जीरोस
जो डेसिमल के साथ आएंगे वो ट्रेलिंग जीरोस विद डेसिमल सिग्निफिकेंट होंगे, ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल इनसिग्निफिकेंट होंगे। बोलो सही है क्या? है ना, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। अब यार इसमें क्या है कि ट्रेलिंग जीरोस के बाद एक यूनिट भी लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर आप इसमें जीरोस को अगर इसमें आप इसको सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करोगे तो यूनिट के साथ अगर ट्रेलिंग जीरो है, यूनिट के साथ ट्रेलिंग जीरो है बच्चों, तो उसको काउंट करना चाहिए, ठीक है। अगर यूनिट के साथ ट्रेलिंग जीरो है तो उसको काउंट करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा, हाँ इसको आप थोड़ा सा लिख लो, यूनिट के साथ ट्रेलिंग जीरो है तो उसको काउंट करना चाहिए, है ना। इसको आप अभी के लिए लिखो, यूनिट के साथ ट्रेलिंग जीरो है तो काउंट करना चाहिए। 1 मिनट और है बच्चों, थोड़ा सा एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो। हाँ 1 सेकंड बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तुम लोग के कुछ डाउट रहेंगे तो फिर से हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। जितना सीखा है उसी के बेसिस पे एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं बस फिर, ठीक है। बस 1 मिनट रुक जाओ। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बताओ? 3। इसको काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट? क्यों क्यों? लीडिंग जीरो नेवर सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बारे में क्या कहना है? 5। इसको सिग्निफिकेंट क्यों काउंट कर रहे हो? इन बिटवीन जीरो है। इसके बारे में क्या कहना है बच्चे? सी वाले, सी वाले क्यों? लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। अगला बता दो, अगला, अगला बता दो। 2 लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट काउंट होगा क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद है, ट्रेलिंग जीरोस विद डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब इसके बताओ बेटा। 4। आप अच्छा ये एक चीज सुन लो, हाँ रुक जाओ। अगर बच्चों कभी भी कोई नंबर लिखा हो 10 के पावर 4 लिखा हो या 10 के पावर 3 लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो और उस नंबर के साथ 10 के कुछ भी पावर लिखी हो, माइनस प्लस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही पूरे नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 10 के पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको ना रूल्स वाली स्लाइड में लिख देता हूं, बस मुझे 1 मिनट दे दो, उसके बाद छुट्टी है, तुम लोग जा सकते हो। कोई नंबर अगर लिखा हुआ है, कोई नंबर अगर लिखा हुआ है, कोई नंबर इंटू 10 के पावर कुछ भी लिखा हुआ बच्चों, प्लस या माइनस, तो जितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हाँ हाँ बस, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बस ध्यान रखना कि जितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। चलो बाकी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कल। ये टॉपिक ओवर नहीं है बच्चों, इस पे हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे, कुछ और सवाल लाऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स को, कुछ और, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बोलो बेटा, इसमें 3 होंगे और इसमें 4 होंगे, ठीक है बच्चों। बाकी कुछ डाउट है तो कल फिर से लेंगे हम लोग, इसको फिर से डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर। धन्यवाद 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 आप सभी को।